नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही अलग चैप्टर है, बाकी जो कॉस्टिंग में चैप्टर्स हैं उससे बिल्कुल अलग है और इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती है। कैलकुलेशंस के अलावा आपको इसमें जो यूज करना है वो चार्ट यूज होंगे। चार्ट आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। उसके बाद आपको कुछ टेबल्स हम प्रिपेयर करेंगे, वो टेबल्स के हिसाब से आपकी जो कैलकुलेशंस होंगी वो बहुत ही इजीली आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में है वो फॉर्मूले, इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपको यूज करना है। सो बिफोर वी स्टार्ट लुकिंग एट द चार्ट, टेबल और फॉर्मूले, उसके पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के और उसके बाद डिटेल्स कैलकुलेशन पार्ट हम देखेंगे। First, let's see the basic concept which have been used in this chapter. So first हम देखेंगे term standard costing। आखिर ये standard costing होता क्या है? It is a technique. It is a technique of costing which uses the standard. तो ऐसी costing की एक ऐसी technique है standard costing जिसमें standards का use होता है। Standards for cost as well as for revenue. इसका मतलब ये मान लीजिए आपका raw material है और ये रॉ मटेरियल से आपको ये आउटपुट क्रिएट करना है। तो इसके लिए ये आउटपुट है, ये आपका प्री डिटरमाइंड रहता है कि मान लीजिए आपको 100 यूनिट्स का आउटपुट मिलेगा और 100 यूनिट्स के आउटपुट के लिए आपको मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कॉस्ट कितनी आएगी और ओवरहेड कितने आएंगे, ये पहले से स्टैंडर्ड इसके फिक्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो 100 यूनिट्स का आउटपुट है इसके लिए आपको 5000 रुपीज का मटेरियल लगेगा, 3000 रुपीज का आपको लेबर चार्जेस लगेगा और 2000 रुपीज का आपको लगेगा ओवरहेड चार्जेस। तो टोटल आपकी कॉस्ट इतनी आनी चाहिए टू मैन्युफैक्चर और टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स। और ये 100 यूनिट्स सेल करेंगे जब आप मार्केट में, जब इसको सेल करेंगे तो ये जो सेल होनी चाहिए ये होनी चाहिए लेट्स से 15,000 रुपीज में। ये सारी चीजें के स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाते हैं। तो जैसा कि हमने यहां पर देखा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इट्स अ टेक्निक विच यूजेस द स्टैंडर्ड फॉर कॉस्ट एज वेल एज फॉर रेवेन्यू फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल। तो ये जो स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं इसका मेन पर्पज रहता है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और जो आप सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, इसके ऊपर टोटल कंट्रोल एस्टेब्लिश हो सके थ्रू द वेरिएंस एनालिसिस। अब ये वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है ये थोड़ी देर में हम डिटेल में देखेंगे। दूसरी जो टर्म इन्होंने यूज की है वो है स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है इट्स अ प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट यूज्ड अंडर स्पेसिफिक वर्किंग कंडीशन। तो अगर कोई सेट ऑफ कंडीशंस आपको दे रखी है कि इस तरह की कंडीशन है वर्किंग कंडीशन, तो इसमें 100 यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, ओवरहेड की कॉस्ट क्या आएगी, ये आपने स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिए प्री डिटरमिन्ड। यानी प्रोडक्शन स्टार्ट होने के पहले ही आपने ये डिसाइड कर दिया है कि इतना इतना मटेरियल, लेबर, ओवरहेड यूज होना चाहिए। और इसके बाद इसको कंपेयर किया जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो आप फिक्स करते हैं इसको कंपेयर किया जाता है एक्चुअल के साथ। तो एक्चुअल के फिगर हो सकता है आपके अलग आए, जो स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं उससे अलग आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मटेरियल आपने एक्चुअल जो यूज किया है वो 6000 रुपीज का मटेरियल यूज किया है, लेबर आपने यूज किया है 4000 रुपीज का और ओवरहेड की कॉस्ट आ गई है आपकी 3000 रुपीज की। इस तरह से एक्चुअल कॉस्ट आपकी आ रही है 13,000 रुपीज। तो यहां पर 10,000 रुपीज जो थी वो आपकी थी स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या थी 10,000 रुपीज और एक्चुअल में कॉस्ट कितनी आई है आपकी, वो आई है 13,000 रुपीज। अब इसको कंपेयर किया जाता है और रीजंस पता किए जाते हैं कि व्हाई देयर इज अ डिफरेंस ऑफ रुपीज 3,000 इन दी कॉस्ट। Now let's see the term variance analysis. Variance analysis, it's a technique to find out the reasons for difference in the standard and actual cost. तो अभी हमने देखा था कि आपकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट थी वो आपकी थी 10,000 रुपीज, ये आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट थी, बट एक्चुअल में आपकी कॉस्ट कितनी आई है 13,000 रुपीज। नाउ व्हाई देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 3,000 से आपकी कॉस्ट क्यों बढ़ी, व्हाट आर द रीजंस, वो हम एनालाइज करते हैं अंडर द वेरिएंस एनालिसिस। अब ये जो 3,000 की कॉस्ट है इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मटेरियल की जो कॉस्ट थी वो आपकी बढ़ गई थी, हमने अभी भी देखा था इसमें कि मटेरियल 1000 रुपीज से मटेरियल ज्यादा लगा था। लेबर वेरिएंस, जहां पर लेबर की कॉस्ट आपकी ज्यादा हो जाती है तो वो आता है लेबर वेरिएंस में। अगर आपके वेरिएबल ओवरहेड्स ज्यादा हो गए थे तो वो वेरिएबल ओवरहेड्स में आ जाता है वेरिएंस में। इसी तरह से फिक्स ओवरहेड वेरिएंस अगर आपके कम ज्यादा हुए हैं तो वो आ जाता है फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में। इसके अलावा दो और वेरिएंस हैं, एक है सेल्स वेरिएंस एंड दूसरा है प्रॉफिट वेरिएंस। तो अभी जो आपका चैप्टर है, जो आपका सिलेबस है, उसमें जो कॉस्ट वेरिएंसेस हैं ये ही कवर किए गए हैं। तो यहां पर इस चैप्टर में, इस वीडियोस में हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे, टू हाउ टू फाइंड आउट द डिफरेंट कॉस्ट वेरिएंस लाइक मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस एंड फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये जो वेरिएंस एनालिसिस है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जो स्टैंडर्ड सेल आपने फिक्स की है कि 1000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस करेंगे और 10 रुपीज में इसको सेल करेंगे, इस तरह से आपको जो एक्चुअल रेवेन्यू आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 10,000 रुपीज का। मान लीजिए कि एक्चुअल सेल भी हो गई है आपकी, 1000 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस कर दिए, 10 रुपीज में बेच भी दिए और आपने 10,000 रुपीज का रेवेन्यू अर्न कर लिया है। क्या ये सफिशिएंट है? नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ। तो अगर आप देखें कि स्टैंडर्ड प्रॉफिट हमने फिक्स किया था 2000 रुपीज, यानी 10,000 की सेल्स पे आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, 2000, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ है, 1500 ओनली। यानी ये कैसे हो सकता है कि जब सेल्स आपकी सेम है, स्टैंडर्ड सेल एक्चुअल सेल सेम है, फिर भी प्रॉफिट में डिफरेंस है? उसका रीजन है कि आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट वो आपकी इंक्रीज हो गई। तो अगर आप स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो 10,000 रुपीज की सेल है और आपका स्टैंडर्ड प्रॉफिट 2,000 रुपीज है, तो आपकी जो कॉस्ट थी, स्टैंडर्ड कॉस्ट, वो कितनी होनी चाहिए थी, 8,000। एक्चुअल में आपके पास जो फिगर है 10,000 रुपीज की सेल्स तो हुई है आपकी, बट कॉस्ट आपकी बढ़ गई है 8,500 और इसी की वजह से आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है वो 1,500 आ रहा है। अब मैनेजमेंट ये जानना चाहता है, मैनेजमेंट वांट टू नो व्हाई दिस कॉस्ट हैज इंक्रीज। तो ये कॉस्ट क्यों बढ़ी? Who are the persons which are responsible for this increase in cost? This things you will be able to establish through variance analysis. तो फॉर एग्जाम्पल हमने जो देखा यहां पर स्टैंडर्ड प्रॉफिट आपका आना चाहिए था 2000 रुपीज का, या यूं बोल लीजिए कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट थी वो आनी चाहिए थी 8,000 रुपीज की, और एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है आपको 1500 का हुआ है, या एक्चुअल कॉस्ट आई है आपकी 8,500 की। तो इसका रीजन क्या है? तो अज्यूम करते हैं कि आपका जो मटेरियल कॉस्ट था वो 200 से इंक्रीज हो गया था, लेबर कॉस्ट आपका बढ़ गया था 150 से, वेरिएबल ओवरहेड बढ़ गया था 100 से, और फिक्स ओवरहेड बढ़ गया था 50 से। ये सारे आप जो डिफरेंसेस हैं इनको मिला ले तो इसका इफेक्ट होता है 500 रुपीज से आपकी कॉस्ट बढ़ गई थी। एंड दिस इज द रीजन why you have earned less profit as compared to standard। अब ये एनालिसिस करने के बाद जो पर्सन रेस्पॉन्सिबल है इस इंक्रीज इन कॉस्ट के, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके ऊपर एक्शन ली जा सकती है। फॉर एग्जांपल, मटेरियल कॉस्ट अगर 200 से ज्यादा बढ़ गई है तो उसके लिए पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ मटेरियल विल बी रेस्पॉन्सिबल। जिसने परचेस किया है और जो मटेरियल स्टोर कर रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है कि व्हाई दिस मटेरियल कॉस्ट हैज इंक्रीज। इसी तरह से लेबर की कॉस्ट अगर बढ़ी है तो पर्सन हु इज हैंडलिंग द लेबर्स या पेमेंट उनका हैंडल कर रहा है उनसे पूछा जा सकता है व्हाई इट हैज बीन इंक्रीज। इसी तरह से वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड जो भी पर्सन हैंडल कर रहा है उससे ये पूछा जा सकता है कि व्हाई दिस हैज बीन इंक्रीज्ड। अब ये जितनी भी कॉस्ट हमने देखी है, फॉर एग्जाम्पल मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 200 रुपीज से आपकी बढ़ गई है। अब ये तो आपको क्लियर है कि 200 रुपीज से बढ़ गई है, बट इसके रीजंस क्या है? इसके लिए डिफरेंट मटेरियल वेरिएंसेस रहते हैं। हो सकता है मटेरियल की जो प्राइजेस थी वो एक्चुअल में बढ़ गई हो, जब आपने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे तब मटेरियल की प्राइस अलग थी, लेकिन जब आप एक्चुअल में मटेरियल परचेस करने गए तो उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई थी, इस वजह से मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है। या हो सकता है जो आपने
यूज की है क्वांटिटी, जो रॉ मटेरियल यूज किया है वो जरूरत से ज्यादा यूज कर लिया है, जिसकी वजह से मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया है। तो यहां पर इसके जो कंपोनेंट है, यानी मटेरियल कॉस्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे प्राइस वेरिएंस होता है, यूजेस वेरिएंस होता है, और इसी तरह से यूजेस वेरिएंस में भी मिक्स वेरिएंस होता है और यील्ड वेरिएंस होता है। ये सारे हम वेरिएंस डिटेल में देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम मटेरियल वेरिएंस देखेंगे, उसके बाद लेबर, उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस और उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। अब जब हम एक एक करके ये सारे वेरिएंस देखेंगे तो आप अभी पहले से ही समझ लीजिए कि मटेरियल वेरिएंस अगर आपको अच्छे से आ गया, समझ में आ गया, तो बाकी के लेबर और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस भी इजीली समझ में आ जाएंगे। यानी मटेरियल वेरिएंस आपको अच्छे से समझना है तो लेबर और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस भी ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर कैलकुलेशंस होती हैं। केवल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस जो रहता है उसका एक अलग से थोड़ा डिफरेंट कैलकुलेशंस रहता है, तो वो आपको फिर अलग से समझना पड़ेगा। तो हमारा जो मेन एम रहेगा, सबसे पहले मटेरियल वेरिएंस को हम अच्छे से समझेंगे, उसके बाद लेबर वेरिएबल ओवरहेड देखेंगे और फाइनली फिक्स्ड ओवरहेड के कैलकुलेशंस देखेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस की। Now first we are going to see the material cost variance. Material cost variance अगर आपको ठीक से समझ में आ जाता है तो लेबर वेरिएंस आराम से आपको समझ में आ सकता है और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस भी आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की तरह। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आप अच्छे से समझ लीजिए। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल वेरिएंस। तो मटेरियल वेरिएंस कितने तरह के हो सकते हैं वो सबसे पहले हम देखेंगे। उसके बाद हम चार्ट देखेंगे और फॉर्मूलेज देखेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द डिफरेंट मटेरियल वेरिएंस, एंड देन स्मार्ट टेबल देखेंगे। टेबल की मदद से बहुत आसानी से आप ये सारे वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड फाइनली we will do one practical problem based on material cost variance. So let's see the meaning of the different material variance. सबसे पहले आता है cost variance, material cost variance. This is the thing, material cost variance. So material cost variance is basically the difference in the standard material cost and the actual material cost. So the difference between the standard material cost and actual material cost is the cost variance, that is material cost variance. Now this difference in the cost may be because of the price, यानी मटेरियल के प्राइस चेंज हो गए थे, स्टैंडर्ड और एक्चुअल प्राइस डिफरेंस थे मटेरियल के, या फिर देयर मे बी यूजेस वेरिएंस, यानी आपने क्वांटिटी स्टैंडर्ड से ज्यादा यूज किए, इसकी वजह से कॉस्ट वेरिएंस आपका आ रहा है। So this material cost variance has two components, price variance and uses variance. This uses variance is also sometimes known as quantity variance. Now let's see the price variance. Material price variance means the material cost variance due to the difference in the standard and actual price of materials. So price की वजह से अगर कोई variance आता है, यानी मटेरियल कॉस्ट में जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, इफ इट इज बिकॉज ऑफ द प्राइजेस ऑफ दिस मटेरियल एक्चुअली परचेज एंड द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ द मटेरियल, देन वी कॉल इट अ प्राइस वेरिएंस। इसी तरह से यूजेस वेरिएंस है। यूजेस वेरिएंस मींस द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ड्यू टू डिफरेंस इन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड. So uses variance means if you were supposed to use 100 quantity of material, raw material, मान लीजिए 100 kg यूज करना था, but actually you have used 110 kg of material, and because of this excess use there may be a material cost variance. Now this material uses variance again can be divided into two parts, material mix variance and material yield variance. Now, if we look at the material mix variance, it is basically a material uses variance due to the difference in the mix of material. What do you mean by mix? अब mix का मतलब है, मान लीजिए A material है and B material. There are two raw material which you are using. A material आपको यूज करना था 100 kg and B material यूज करना था 50 kg. बट एक्चुअल में जो आपने मटेरियल यूज किया है, एक्चुअल में वो मटेरियल यूज किया है 120 kg और लेट्स से 50 kg.
Now there is a difference in the mix of the material and this is what we call मटेरियल मिक्स वेरिएंस। जब आप जो रेशो रहता है रॉ मटेरियल का, डिफरेंट रॉ मटेरियल का, वो अगर आप ठीक से यूज नहीं करते, स्टैंडर्ड नहीं करते यूज, तो ऐसे में जो वेरिएंस आता है उसको बोलते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। And the last is material yield variance. Yield variance is also a part of uses variance. इसमें बेसिकली ये थोड़ा सा अलग रहता है, टेबल के अलावा आपको इसको अलग से फॉर्मूले से कैलकुलेट करना रहेगा। मटेरियल यील्ड वेरिएंस बेसिकली है मटेरियल यूजेस वेरिएंस which arises due to difference in the yield. यील्ड का मतलब होता है आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो मटेरियल है वो आपने यूज किया है 100 kg, सो इनपुट यू हैव यूज इज 100 kg, और 100 kg इनपुट यूज करने के बाद जो आपको आउटपुट मिलना था वो कितना मिलना था, 90 kg। बट एक्चुअल फिगर देखें तो आपने 100 kg का मटेरियल यूज तो किया है एज ए इनपुट, बट एक्चुअल में आपको जो आउटपुट मिला है वो 85 kg ही मिला है। So you can see there is a difference in the yield. Yield यानी आउटपुट में डिफरेंस है, सेम मटेरियल आपने यूज किया है इनपुट, बट स्टिल द आउटपुट इज डिफरेंस। सो ये जो डिफरेंस इन द आउटपुट है, इसकी वजह से जो वेरिएंस आता है उसको हम बोलते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। Now let's see the various formulas which we are going to use in this material variance problem. सबसे पहले हम जो कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज नथिंग बट द डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में से आपको लेस करना है एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट, इट विल गिव यू द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मान लीजिए आपका जो कॉस्ट वेरिएंस है वो आ रहा है 300 रुपीज। इसका मतलब आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितनी ज्यादा है स्टैंडर्ड कॉस्ट से, 300 रुपीज से ज्यादा है। सो दिस इज द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। नाउ लेट्स सी द प्राइस वेरिएंस एंड यूजेस वेरिएंस। मान लीजिए ये जो मटेरियल की कॉस्ट 300 आपकी ज्यादा आ रही है, यू वांट टू नो व्हाई दिस कॉस्ट इज मोर, एक्चुअल कॉस्ट इज मोर। सो देयर मे बी टू रीजन, आइदर देयर मे बी रीजन ऑफ प्राइस वेरिएंस और देयर मे बी यूजेस, यानी आपके जो प्राइस थे, एक्चुअल प्राइस जिस पे आपने मटेरियल खरीदा है उसमें थोड़ा डिफरेंस था तो वो प्राइस वेरिएंस में आएगा, रिफ्लेक्ट होगा, और अगर आपने यूज ज्यादा किया है रॉ मटेरियल का तो वो यूजेस वेरिएंस में आएगा। तो सबसे पहले देखिए प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू डिफरेंस ऑफ द प्राइस, यानी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस आपको लेना है, ये डिफरेंस इन प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, तो ये आपको देता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मान लीजिए जो मटेरियल के जो प्राइजेस थे स्टैंडर्ड और एक्चुअल प्राइस, उसकी वजह से आपका जो कॉस्ट आ रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है वो 100 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है। यानी आपको ये तो पता चल गया कि 300 मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हुई है, तो 100 रुपीज इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द प्राइजेस ऑफ रॉ मटेरियल। स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस में डिफरेंस होने की वजह से 100 रुपीज से ये मटेरियल कॉस्ट एक्सीड हुआ है। दूसरा है मटेरियल यूजेस वेरिएंस। आपने रॉ मटेरियल जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया है तो उस वजह से आपका मटेरियल यूजेस वेरिएंस आ सकता है। यूजेस वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए आपको डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटी लेना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू द स्टैंडर्ड प्राइस। तो इस तरह से आपको मिलेगा यूजेस वेरिएंस। मान लीजिए यूजेस वेरिएंस की वजह से आपका जो कॉस्ट बढ़ा है वो 200 रुपीज से बढ़ा है। अब यहां पर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं बड़े आराम से, प्राइस वेरिएंस और यूजेस वेरिएंस को अगर आप ऐड कर दें तो ये आना चाहिए इक्वल टू कॉस्ट वेरिएंस। तो आप यहां देख सकते हैं 100 रुपीज प्राइस वेरिएंस की वजह से बढ़ा है कॉस्ट, और 200 रुपीज यूजेस वेरिएंस की वजह से बढ़ा है, यानी क्वांटिटी आपने रॉ मटेरियल की ज्यादा यूज कर ली थी, इस वजह से 200 रुपीज की कॉस्ट इंक्रीज हुई है। तो टोटल प्राइस वेरिएंस और यूजेस वेरिएंस को मिला दे तो आपका कॉस्ट वेरिएंस आ रहा है 300 रुपीज का। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं 100 प्लस 200 इज इक्वल्स टू 300। तो ये एक कंफर्मेशन है कि आपने जो कैलकुलेशंस किए हैं ये बराबर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस की। तो जैसा मैंने बताया था कि आपका जो
मिक्स होता है। ये मिक्स कब होगा? जब दो मटेरियल या दो से ज्यादा मटेरियल यूज करते हैं, तब आपका ये मिक्स वेरिएंस आ सकता है। मटेरियल रॉ मटेरियल ए यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल बी, मान लीजिए इनका रेशो था 75% और 25%, लेकिन आपने यूज किया है 60% और 40%। सो बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन द रेशो ऑफ मटेरियल यूज्ड, देयर विल बी अ मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मान लीजिए ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस है 150 रुपीज का, इन डिफरेंट रॉ मटेरियल आपने डिफरेंट जो रेशो था स्टैंडर्ड रेशो उससे हट के यूज किया है, इसकी वजह से आपकी 150 से कॉस्ट बढ़ गई है। तो दिस इज गिवन बाय रिफ्लेक्टेड बाय मिक्स वेरिएंस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम आने वाले थोड़े स्लाइड्स में देखेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप अच्छे समझ लीजिए, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, इफ यू वांट टू कंपेयर विद द यूजर्स वेरिएंस, केवल ये डिफरेंस है, यहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने ली थी और यहां पर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ले रहे हैं, तो इससे आपको मिलेगा मिक्स वेरिएंस। एंड फाइनली आपका आता है यील्ड वेरिएंस, यानी आउटपुट आपको जो डिजायर्ड चाहिए था, इनपुट, इतने इनपुट में इतना आउटपुट आपको चाहिए था, वो नहीं मिला, उससे कम ज्यादा हुआ, सो यू विल गेट अ यील्ड वेरिएंस। अज्यूम कीजिए यील्ड वेरिएंस इज 50, तो यू कैन क्रॉस चेक मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस को ऐड करेंगे तो यूजेस वेरिएंस आना चाहिए। सो मिक्स वेरिएंस कितना है? मिक्स वेरिएंस इज 150, यील्ड वेरिएंस इज 50, टोटल करेंगे 200, दैट इज कमिंग यूजेस वेरिएंस। यूजेस में प्राइस वेरिएंस ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा कॉस्ट वेरिएंस 300। सो यू कैन क्रॉस चेक दैट आपके सारे कैलकुलेशन बराबर हैं या नहीं। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। यील्ड वेरिएंस के लिए जो फॉर्मूला यूज करना है वो आपको टेबल से कैलकुलेट नहीं होगा, अलग से करना है। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, ये आपको इसका डिफरेंस लेना है और एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस से इसको मल्टीप्लाई करना है। इस फॉर्मूले को अगर आप और रिफाइन करें, ये एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये आपको मिल जाएगा एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस। और ये एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस को आपको मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस ऑफ टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी से, तो आपको मिल जाएगा यील्ड वेरिएंस। अब यील्ड वेरिएंस टोटली बेस्ड रहता है आउटपुट जो आपको मिला है। इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जो इंस्टीट्यूट की बुक में भी दे रखा है। कई बार इंफॉर्मेशन आपको अलग वे में दे रखी रहती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि एक्चुअल यील्ड आपका दे रखा है और स्टैंडर्ड यील्ड दे रखा है। इसका मतलब एक्चुअल यील्ड का मतलब यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट आपको दे रखा है और साथ ही स्टैंडर्ड आउटपुट आपको कितना होना चाहिए था वो दे रखा है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेके आप स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपका ये मटेरियल यील्ड वेरिएंस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको ये नोट डाउन करना है अलग से। अभी भी अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है यील्ड का, तो याद रखिए दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए यील्ड के। एक तो एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस इनटू टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। ये हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये इनपुट के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपको आउटपुट दिया रहेगा, तो आउटपुट अगर दिया है तो आपको यील्ड के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट एक्चुअल यील्ड दैट इज एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड यील्ड दैट इज स्टैंडर्ड आउटपुट। तो दोनों ही फॉर्मूले यील्ड के लिए आपको याद रखने हैं। अगर आउटपुट की इंफॉर्मेशन दी है आपको एग्जाम में और मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अगर इनपुट की इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको तो इस तरह से ये हमारा रेगुलर फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो क्या अभी सारी चीजें हो गई है? नहीं, अभी फॉर्मूला और देखना है। जहां पर स्टूडेंट की सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, सबसे पहली बात तो फॉर्मूले याद नहीं रहते। फॉर्मूले याद नहीं रहते, उसका अपने पास जो सोल्यूशन है वो है टेबल। टेबल आप बनाएंगे तो फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके सारे वेरिएंस आ जाएंगे थ्रू टेबल विदाउट यूज ऑफ फॉर्मूला। लेकिन फिर भी फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ सकता है अगर आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपसे पूछे हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देके, तो आपको
फॉर्मूले भी याद तो रखना पड़ेंगे। अब इसको याद कैसे रखना है वो भी देख लीजिए। सबसे ज्यादा जो कॉमन मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की फॉर्मूला यूज करने में, वो होती है कि स्टैंडर्ड प्राइस पहले लेना है, स्टैंडर्ड वाले फिगर पहले लेना है या एक्चुअल वाले। तो आप याद रखना हमेशा स्टैंडर्ड के फिगर पहले आएंगे जब कभी भी आपको माइनस करना रहेगा फॉर्मूले में। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट वेरिएंस में आप स्टैंडर्ड कॉस्ट में से क्या लेस कर रहे हैं, एक्चुअल कॉस्ट, तो या माइनस कर रहे हैं स्टैंडर्ड में से एक्चुअल। इस तरह से प्राइस वेरिएंस देखेंगे तो स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं। इसी तरह से यूजेस वेरिएंस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी यूज कर रहे हैं। तो आप हमेशा देखेंगे स्टैंडर्ड में से हमेशा एक्चुअल का फिगर लेस होता है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह से मिक्स में देखेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी आप डिडक्ट कर रहे हैं। और फाइनली यील्ड में भी देखेंगे टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से टोटल एक्चुअल क्वांटिटी डिडक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा और कुछ जो याद रखने जैसी चीजें हैं कि प्राइस में आपको लेना क्या है, डिफरेंस ऑफ प्राइस। डिफरेंस ऑफ प्राइस में एक्चुअल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। इसी तरह से यूजेस वेरिएंस या क्वांटिटी वेरिएंस निकालना है तो डिफरेंस इन क्वांटिटी लेना है आपको और स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। मिक्स में आपको यूजेस का थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें यहां पर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है, इसके पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी थी यूजेस में। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस लेना है मिक्स में और मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड प्राइस से। और केवल एक यील्ड है ऐसा जिसके लिए आपको दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। पहला इनपुट बेसिस का फॉर्मूला, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस, और दूसरा आउटपुट के हिसाब से अगर निकालना है तो एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। ये आपको एज पर इंस्टीट्यूट की बुक में ये आपको मिल जाएगा। तो अब आपने देख लिए हैं कि फॉर्मूले इसके किस तरह से आपको यूज करने, याद रखने हैं, इसका चार्ट समझ लिया है। और अब हम देखेंगे टेबल।